जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। बाबूजी आपसे कितनी बार कहा है, जो सामान जहाँ से लिया कीजिए वहीं रखा कीजिए। यह घर आपका नहीं जहाँ जैसे तैसे रखेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह गिलास यहाँ टेबल पे क्या कर रहा है, इसे रसोई के सिंक में रख कर आइए। किरण ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे यह सब फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। और अपना यह अखबार, किताब, चश्मा और दवाई भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं किरण के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ, वो ऑफिस से आते ही होगी। और प्लीज़ मेरा काम मत बढ़ाइए, समझे। गुस्से में अमर अपने पिता आनंद बाबू से कहते हुए रसोई में चला जाता है। आनंद बाबू उदास मन से अपनी बदली विमला जी की तरफ देखने लगे तो विमला जी मुस्कुराकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। आनंद बाबू का अभी कुछ दिन पहले घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलाने पर उसी शहर में रहने के लिए आ गए ताकि अच्छे से अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था तभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दे दी जो समय से लेनी थी। उनकी पत्नी विमला जी तभी बात को बदलते हुए कमरा साफ करने लगे और धीरे से आनंद बाबू को बोली, कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरफ फिर गुस्सा करेंगे। लाइए यह गिलास मैं ही उठाकर अंदर रख आती हूँ। विमला जी अपने बेटे से बड़े प्यार से बोली, अरे अमर, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। तू तो कॉफ़ी पिएगा, हमें वो अच्छी नहीं लगती, उससे बदबू आती है। तो हमारे लिए नींबू का चाय बना देना। तो अमर गुस्से में बोला, अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और यह फिर से चाय चाहिए। थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखो। बार बार चाय, क्या चाय पीना और खाना, यहाँ आकर तुम लोग कुछ ज़्यादा ही खा रहे हो और दिन भर चाय पी रहे हो। बेटी अमर के मुँह से यह सब सुनकर विमला जी भौचक्की रह गई। वो तो बेटी के घर तो अपना घर समझ रही थी, इसलिए तो आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि यह उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान है जिन्हें दो वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अमर तो अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला गया, पर विमला जी का मन उदास हो गया। तो आनंद बाबू बोले, रहने दो विमला, मुझे चाय नहीं पीनी। अपने गाँव के घर में सब कभी चाय की तलब होती थी तो चाय पी लेते थे, मन मर्जी से कुछ भी हम खा लेते थे। पर यहाँ तो बेटे के घर में हर चीज़ के लिए मुँह ताकना पड़ता है। मन मर्जी से हम कुछ खा भी नहीं सकते। क्यों जानती हो? क्योंकि यह हमारा घर नहीं। हमारे घर पर तो उसका कोई अधिकार है, पर बेटे के घर पे हमारा कोई अधिकार नहीं। यहाँ तो मुझे सोच समझकर उससे बातें करना पड़ता है, मानो मैं नहीं वो मेरा बाप है। बेचारी विमला जी सर झुकाए वही जम गई और सोचने लगी, मजबूरी में यहाँ आई थी। वो अपने पति के साथ अच्छी भली गांव में रह रही थी। अचानक से आनंद बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उनके घुटने गुब्बारे की तरह फूल गया। चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी, यहाँ तक कि रोज़मर्रा के काम भी खुद अकेले नहीं कर पाते थे। गांव के डॉक्टर के दिखाया, पर वो दवाई ज़्यादा काम न कर सका। अमर को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधा नहीं थी। विमला जी जैसे तैसे आनंद बाबू को शहर ले आए, वहाँ डॉक्टर को दिखाए। एक रोज़ जब डॉक्टर के पास वो बैठे थे तो अमर ने कहा, मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के लिए पूरे पैसे हैं तो ना, तभी मैं आगे बात करूँगा, वरना देख लीजिए। कहकर इस तरह से पूछना विमला जी को अंदर तक तोड़ गया। फिर अमर ने जो कहा उन्होंने चुपचाप सुन लिया। अपने आंसू आंखों से रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर अमर ने उन्हें डॉक्टर से दिखाया और इलाज शुरू करवाया था। विमला जी यहाँ खुश नहीं थी, पर पति की तबीयत के लिए वो कुछ कहती नहीं थी। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर आनंद बाबू बोले, विमला, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा दम घुटता है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आए? इस घर में मेरा दम घुटता है। यह बेटी का घर, ये हमारा नहीं। यह बात तुम कब समझोगे? विमला जी ने अपने आप को संभाला और बोली, आप चुपचाप लेडी रहिए जी। अभी डॉक्टर की दवाइयाँ मुझे कम पढ़ी लिखी औरत को क्या समझ में आएगी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटी बहू रखे हम रह लेंगे, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए।
विमला जी ने अपने पति को दिलासा दिया। थोड़ी देर में ही किरण भी अपने ऑफिस से आ गए थे। वो बेहद ही नक्सदी और कर्म मिजाज की औरत थी, जिसे न अपने सास ससुर की परवाह थी और न ही घर की। उसके आते ही अमर उसे कॉफ़ी दे और अपने पति के काम में लग गया। पर किरण एक बार अपने सास ससुर का विमला हाल चाल पूछने नहीं गई। इधर विमला जी की डायबिटीज की दवाई भी खत्म होने को थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रसोई बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ बहू की इजाज़त से ही कोई जाता था, पर विमला जी की भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। जब उसने रहा नहीं गया तो वह रसोई में जाकर 2 ब्रेड सेकने लगी। तभी किरण रसोई में आई और गुस्से में विमला जी का हाथ गर्म तवे पर रखते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में कदम रखने की? अपनी औकात देखी है? गंदे कपड़े गंदे हाथों से मेरे बर्तनों को छू रही है। कहा था तेरे बेटे से किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ो, पर नहीं। न जाने वो अपना कौन सा कर्ज उतारना चाहता है। पर मैं तुम्हारा कुछ नहीं खाया। तो निकलो मेरी रसोई से और खबरदार जो यहाँ आई। विमला जी दर्द से चीख पड़े, हाय मेरी मैया, नहीं बहू ऐसा जुल्म मत करो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और दवाई भी खत्म हो गई थी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं अपने बेटे के घर में एक ब्रेड भी नहीं खा सकती? क्या इतना भी मेरा अधिकार नहीं? किरण गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं, कोई अधिकार नहीं है। अब वो बस मेरा पति है और भूख लगी है तो जाओ और किसी पड़ोसी से भीख मांगो। अब मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ, वरना दूसरे हाथ में सला दूंगी। ज़्यादा बहस की तो तुम्हें चूल्हे पर बिठा दूंगी। गंदी औरत, मेरी पूरी रसोई को गंदा कर दिया। इतना कहते हुए किरण ने विमला जी को धक्के मार कर रसोई से बाहर निकाल दिया। यह तो उनके साथ वहाँ अक्सर होता ही था। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों के लिए अमर काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया और इधर किरण ने भी करीबन 3 दिनों तक के लिए रसोई में ताला लगा दिया। एक रोज वो सो रही थी। विमला जी तो अपनी भूख फिर भी बर्दाश्त कर लेती, परंतु आनंद बाबू की तकलीफ उनसे देखी नहीं जा रही थी। हार कर वो अपने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। धमधम आवाज़ें दरवाजे की आवाज़ आने लगी। अंदर से आवाज़ आई, अरे कौन है जो इतनी देर से दरवाजा ठोके जा रहा है? अगर दरवाजा टूट गया तो क्या इसके पैसे तुम भरोगे? थोड़ा सब्र करो, आ रही हूँ। विमला जी लगातार अपने पड़ोसी का दरवाजा ठोके जा रही थी और इधर उधर न जाने किसे देख रही थी। मानो किसी से छुप कर पड़ोसी के दरवाजे पे खड़ी थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अरे बेटी सुमन, तुमने क्या खाना खा लिया? तुम तो हर रोज़ बाहर से खाना मंगवाती हो और न जाने कितने खाना खाता आता होगा। बेटा अगर बुरा ना मानो तो जब कभी तुम खाना पूरा ना खा सको तो क्या तुम मुझे दे दोगी? बड़ी कृपा होगी। हाँ बस एक विनती है, इस बात की खबर मेरी बेटी बहू को ना हो, वरना वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। बेटा अगर कल का कुछ खाना बचा है तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। विमला जी अपने पड़ोसन सुमन से कहते ही सुमन खिलखिलाते हुए बोले, क्या आंटी जी आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक बार दस्तक देने पर अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो बार बार नहीं ठोकना चाहिए। ये टूट गया तो क्या आपका बेटा इसे ठीक करवाएगा? पूछो जाकर उससे, बोलो। और क्या है रोज़ रोज़ आप भिखारी की तरह कभी मेरे तो कभी किसी और के दरवाजे पे खाना मांगने आ जाते हैं। मैंने देखा है आप बगल वाली अंजना चाची के पास भी कुछ न कुछ मांगने ही चली जाती हैं। कि आपके बेटे बहू आपका ख्याल नहीं रखते हैं? और अगर नहीं रखते हैं तो आप लोग वापस अपने गांव क्यों नहीं चले जाते हैं? क्यों रहते हैं उनके साथ? बोलिए, किरण भाभी है, अमर भैया ऐसे तो बड़ी शान से घूमते हैं, अपने माँ बाप को खाना तक नहीं देते क्या? विमला जी सब पका गई और बोली, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी बहू मेरा बहुत ध्यान रखते, पर तुम उनसे यह सब बातें मत पूछना। आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पे कभी कुछ मांगने नहीं आऊँगी। खुश रहो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। विमला जी जो अपने जीवन में इतने दुखों को झेल कर अब अपने बेटी बहू के साथ घर में रह रही थी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका जीवन दुखों से भरा ही रह जाएगा। बेटा था जो माँ बाप की इज्जत तो करता था, पर अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक बेटी थी जो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। उसे अपने दुखों से वो दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब कभी बहू खाना नहीं देती तो आसपास के
बैचलर बच्चों से बचे हुए खाने मांगने चली जाती थी, पर आज तो खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसे आनंद बाबू की नज़र उन पर पड़ी, आनंद बाबू बोले, क्या हुआ बिमला, क्या तुमने खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बिमला जी रोने लगी और बोली, सच कहा था आपने, पिता के घर पर बच्चों का अधिकार होता है, पर बेटे के घर पर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए वो रसोई में गई और कल रात की रोटी को पानी में भिगोकर ताज़ी रोटी खाकर आनंद बाबू को खिलाकर दवाई देकर सुला दिया और वापस लौटकर अपना काम करने लगी। विमला जी जूठे बर्तनों को साफ कर रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। विमला जी ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उधर से बेटी की आवाज़ आई, माँ कैसी हो, क्या कर रही थी? विमला जी अपने आंसुओं को अपने कलेजे में छुपाकर बोली, बस बैठी बैठी खजूर खा रही थी। तुम्हारे भाई भाभी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तुम यहाँ की चिंता मत करो। दोनों की आवाज़ों से किरण की नींद खुल गई और वो चिल्लाते हुए बोली, हिम्मत कैसे मेरे फ़ोन को हाथ लगाने के? कुछ दिन रसोई को हाथ लगाया था तो याद है ना क्या हुआ था? अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूँ? घर के काम आपसे होते नहीं और बिना पूछे मुझसे फ़ोन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? विमला जी ने झट से फ़ोन रख दिया, यह सोच कर कि कहीं बेटी के सामने वो राज खुल न जाए जो आज तक वो अपने सीने में छुपा कर रखे हैं। लेकिन बेटी को तो सुनना था, वह सुन चुकी थी। विमला जी बोली, बहू वो तुम्हारी ननद रिया का फ़ोन था, वो हाल चाल पूछ रही थी, पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मेरा विश्वास करो। किरण बोली, अगर नहीं सुनी तो ही अच्छा है, वरना ऐसा न हो कि आपके किए की सज़ा आपका बीमार पति को भुगतना पड़े। आप बहुत जिद्दी हो गई, एक बार सज़ा मिलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, न लगता है अब आपकी हड्डी फसली एक करना होगा। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? पूरा आंगन पत्तों से भर गया है, इसे साफ कौन करेगा? तुम्हारा बाप खुद तो खाबड़ीकर मोटी होती जा रही है, एक आंगन तक साफ नहीं कर सकती, जाओ और काम करो। इतना कहकर किरण अपने कमरे में ताज़ी हवा लेने चली गई। करीब 2 हफ्ते बाद विमला जी थकी हारी अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी और उधर किरण अपना ऑफिस का सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही अमर बोला, रविवार के दिन कौन आया होगा? किरण बोली, कोई होगा, कोई तुम्हारा ही सगा संबंधी में। मैं नर्स तो होगा ही नहीं कि छुट्टी के दिन किसी के घर नहीं जाती। अब चलो भी, 1 मिनट मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। ये एक रविवार है जो थोड़ा आराम करने की सोचती हूँ, पर सबने जीना हराम कर रखा है। घर में बैठे मेरे बूढ़े सास ससुर क्या काम है जो अब कोई नया मेहमान आ गया? बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने गई बहू के डर से आनंद बाबू और विमला जी चुपचाप अपने दरवाजे पे खड़े होकर देखने लगे कि कौन आया है। कोई तो नया चेहरा देखने को मिले, कोई तो उनसे बात करे। घर में बेटी बहू को तो उनसे बात करने की फुर्सत तक नहीं थी। जब भी बोलते हैं करवा ही बोलते हैं, लेकिन दरवाजे पे शायद कोई बेसब्री से खड़ा था। अभी डोरबेल उंगली रखकर हटाना शायद भूल गया था। गुस्से में किरण दरवाजा खोलने गई और बिना देखे बोली, कौन है? जरा सी तमीज़ नहीं है, डोरबेल कैसे बजाते हैं? जैसे किरण ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननद जी को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था सारा दिन घर पर आराम करूंगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वो रिया के आने पे कभी खुश हुई तो, या उसके लिए कुछ किया हो, या उसे प्यार से गले लगाया हो। नमस्ते रिया, आ गई? वही तो मैं तुम इतना कह रही थी कि कोई आपका अपना ही होगा जो इतनी देर से डोरबेल बजा रहा है। अरे हाँ, आपके घर पे तो दस्तक दिया जाता है डोरबेल, लगता है आपने अभी तक लगाया नहीं है, इसलिए आपकी माँ को भी आदत है। शायद आपको पता नहीं कि डोरबेल बजाने के बाद कमरे के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ आती है। आइए, इतना कहकर किरण अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते वक्त पति को अंदर आने का इशारा किया और बोली, देख लिया कौन आया है? चलो जाओ और जाकर उन्हें हैंडल करो, जिन्हें हराम करके रखा है। पहले तुम्हारे माँ बाप रूपी तलवार मेरे सर पे लटक रहे हैं, अब और आज दिन ऐसे लोग घर में आ जाते हैं। अमर बोला,
यह कैसी बातें कर रही हो? कल को अगर हमें रिया के घर जाना पड़ा तो क्या वो भी हमें ऐसी ही नज़रों से देखेगी? और तुम तो जानते हो बाबूजी अपने पैसे से अपना इलाज करवा रहे हैं, यहाँ तक कि जब से आए हैं घर का खर्चा भी मैं उन्हीं से जेब से निकलवाता हूँ। फिर भी तुम नाराज़ रहती हो। हर लड़की की तरह उसे भी अपने माँ बाप की याद आती होगी। अब मायके में तो माँ बाप है नहीं तो यहाँ चली आए। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही चली जाएगी। किरण गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, मायके की इतनी ही याद आती है तो अपने माँ बाप को अपने पास क्यों नहीं ले जाती है? भाई माँ करके चली आती है, कभी कुछ देने तो नहीं आती, बस लेने ही आती है। अमर बोला, रिया आई है तो खुश होने की जगह ऐसी उटपटांग बातें क्यों कर रही हो? वो मुंह बनाते हुए बोली, रिया होगी तुम्हारी, मेरी नहीं। और वैसे भी इन्हें मेरा संडे बर्बाद करने का हक किसने दिया? पता नहीं क्या मिलता है, जब भी आती है रविवार को ही चली आती है। अब यहाँ बैठे क्या हो, जाओ उनके पास में थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, ध्यान रखे, मुझे परेशान मत करना। अमर बोला, अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? पर थोड़ी देर तो उसके पास बैठो, वरना उसे शक हो जाएगा कि माँ बाबूजी के साथ तुम अच्छा व्यवहार नहीं करती हो। और घर आए मेहमान के साथ वैसे भी कोई ऐसा बर्ताव थोड़ी करता है। चलो ना मेरी खातिर प्लीज़। किरण बोली, तुम्हारी बहन है, तुम खुद चाय पानी दे दो। मैं तो कहती हूँ पूरा घर उनके नाम लिख दो और साथ में अपने उस माँ बाप को भी उसके साथ भेज देना। काम के न काज के दुश्मन अनाज के। मुझे आराम करने दो और जल्दी से अपनी बहन को यहाँ से चलता करो। इतना कहते हुए मुँह फेर कर लेट गई। उसका ऐसा रूप देखकर अमर ने तो वे चुप रहना ही ठीक समझा और चुपचाप वहाँ से चला गया। बाहर रिया को बैठा देख संजय उसके पास गया और बोला, कैसी हो रिया, अकेली आई हो? गुड़िया को भी साथ ले आते और क्या ये मेहमान भी नहीं आए आते तो कितना अच्छा लगता। तभी पीछे से विमला जी बोली, बेटा इसका आना ही बहू को पसंद नहीं और तुम पूरे परिवार को बुलाना चाहती हो, क्यों हमारे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी देने में तो तुम लोगों को पसीना छूटते हैं, फिर तुम्हारी बहन और उसके परिवार को क्या 2 वक्त का खाना खिला पाओगे? तिरछी नज़र से अमर गिरते हुए अपनी माँ को आंखों में चुप रहने का इशारा किया और पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखा। फिर बोला, क्या माँ क्यों बैठे बैठाए मुसीबत को बुला रही हो? जानती हूँ ना अपनी बहू को। फिर यहाँ बाबूजी के इलाज के लिए आई हो तो वो करवा लो और शांति से चली जाओ, यही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बेटे की बात सुनकर आनंद बाबू पत्नी से बोली, विमला अमर सही कह रहा है, चुप रहने में ही भलाई है। यह हमारा घर नहीं है, शायद तुम भूल रही हो, यह यहाँ मेहमान है। पिता की बातों को सुनकर अमर बोला, खैर छोड़िए इन बातों को, दुख वाली बातें तो आप लोगों की ख़त्म ही नहीं होती। और बताओ रिया, सब कैसे है? रिया बोली, घर में सब ठीक है, तुम बताओ भाई तुम कैसी हो? और माँ तुम कैसी हो? अमर बोला, मैं कैसा रहूँगा जब घर में दिन रात कला समझाता रहे और बीमार को सुबह से शाम तक देखता रहूँ तो मन कितना अच्छा रहेगा। तुम बैठो, मैं चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ। रिया चुप हो गई, कुछ नहीं बोले। वो जानती थी कि उसका आना भाई भाभी को पसंद नहीं था, पर माँ के प्यार का मोह उसे वहाँ खींच लाता था। इसी मोह में बंधी हुई थी, इसलिए तो महीने में एक बार ज़रूर माँ से मिलने आ जाती थी। पहले माता पिता मायके में रहते थे, उसे सोचना नहीं पड़ता था, पर भाई इस शहर में था तो न चाहते हुए भी वो आ जाया करते थे। विमला से रोते हुए बेटे के गालों को स्पर्श के बोली, बेटा इनको तो हमारा रहना ही अखरता है, तुम क्यों बार बार हमसे मिलने के लिए यहाँ आ जाती हो? जानती हो ना अपने भाई और भाभी को, यह तुम्हारा मायका नहीं, इस घर पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। कहते कहते विमला जी रोने लगी और उन्हें हिम्मत देने लगी। अचानक से रिया की नज़र अपनी माँ के जले हुए हाथ में पड़ी और बोली, माँ यह आपके हाथ को क्या हुआ, कैसे जलाया, किसी ने जला दिया है? बताओ ना माँ, यह कैसे? जैसे ही रिया ने उसके हाथों को स्पर्श किया, विमला जी की चीख निकल गई। माँ अब क्या बताओ बेटा, बहू आराम कर रही थी, मैं रोटी बना रही थी, शायद उसी में जल गया होगा।
रिया ने माँ का हाथ अपने सर पे रखा और बोली, माँ आपको मेरी कसम, सच बताओ कैसे चला? और वैसे भी आप मुझसे अब कुछ छुपा नहीं सकती, क्योंकि उस दिन फ़ोन रखने से पहले ही मैंने भाभी की कड़वी बातों को सुन लिया था, तभी यहाँ आने का निश्चय कर लिया था। लेकिन आप आपके मुंह से सच्चाई जानना चाहती हूँ, बताइए न माँ, क्या हुआ? विमला जी रोते हुए धीरे से बोली, अपने भाई से मत कहना, बेकार में मेरी वजह से कलेश करेगा, बुढ़ापे में यह पेट न जाने क्या क्या करवाए। फिर रोते रोते विमला जी ने अपनी और अपने पति के आप बीती बताए। माँ की दर्द भरी बातें सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए और वो झट से अपने बैग से दवाई निकाली और माँ के जली पर लगाकर बोली, माँ यह रख लो, इसे लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। कितनी बार कहा है चलो ना मेरे साथ, वहीं रहना, बाबूजी के इलाज भी वहाँ हो सकता है। विमला जी बोली, नहीं बेटा, बेटे के ससुराल में माँ बाप का रहना अच्छा नहीं है। जब बेटे का घर ही अपना नहीं है तो तुम्हारे घर को हम अपना कैसे कह सकते हैं? शायद तो हमारी किस्मत में ही यही अपमान लिखा होगा। रिया के पिता बोले, नहीं विमला, यह हमारी किस्मत में नहीं लिखा है, हम चाहे तो अभी अपनी किस्मत से लड़ सकते हैं। मैंने कहा था तुमसे मुझे इलाज के लिए यहाँ नहीं आना, पर तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ चला आया। अब यह अपमान मुझसे अब और सहा नहीं जाता। रोज रोज चिल्लत की रोटी को खाकर किसका भला हुआ है? बोलो, अभी भी कहता हूँ चलो वापस, यह हमारा घर नहीं है। रिया बोली, माँ याद है एक समय था जब हमारे घर में भी हमारी बातें हंसी गूंज करती थी। बाबूजी हर शाम हमारे लिए समोसे और कचौड़ियाँ लाया करते थे और हम सब मिलकर बैठकर खाते थे। ना जाने वहाँ कहाँ चला क्या वो प्यार, वो अपनापन। कहते कहते सब पुरानी बातों को याद करने लगे। रिया बोली, याद है माँ आपका, तुम बस एक ही सपना था कि भाई अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जिसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी। शायद भाई वो भूल गया, आप तो बस इतना ही चाहते थे कि वो काबिल हो जाए और बाबूजी को आराम से आप लोगों को सम्मान की ज़िंदगी दे सके। पर विमला जी बोली, हाँ याद है, मैं भी अगल बगल की औरतों के कपड़ों को सिलकर थोड़े पैसे कमाकर अपने पति की मदद करती थी, पर इनको यह बात पसंद नहीं थी। आनंद बाबूजी अपने तकलीफ भूलकर बोले, अच्छा तो इसलिए तुम छुपाकर कपड़े सिलने का काम करती थी? जानती हो रिया, कभी किसी का काम अगर खराब हो जाता तो खड़े खड़े वो तुम्हारी माँ को चार बातें सुनाने लगता था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। दिन रात यह सिलाई करती रहती थी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को संभालने के काम भी इसने शुरू कर दिया। तब एक मिनट में इसे आराम नहीं मिलता था। बेटे को पैरों पर जो खड़ा करना था, इसलिए तो यह खूब मेहनत कर रही थी और तुम भी हो अपनी माँ की मदद करती थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि दामाद जी और उनके माँ बाप ने कभी इसके लिए तुम्हें रोका नहीं, तभी तो हम मिलजुल कर सब घर संभालते थे। रिया बोली, हाँ बाबूजी। फिर वह दिन आया जब अमर पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। माँ को लगा उसकी तपस्या सफल हुई, अब बेटा लायक बन गया तो शायद बुढ़ापा सुख से बीतेगा। पर जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात किरण से हुई और वो उसको पसंद आ गई और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी भी कर ली और हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा कि हम इसके अपने नहीं थे। कहते कहते वे रोने लगी। भाई की शादी से एक बहन को जितना खुशी होती यह बयान नहीं किया जा सकता। तो रिया भी बहुत खुश थी, पर किरण को रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि ये लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ किरण और अमन का अच्छा खासा पैकेज और कहाँ रिया उसके पति के मध्य वर्गीय परिवार के लोग, कहीं से भी उन लोगों का कोई मेल नहीं। इसी वजह से रिया भी एक शहर में रहते हुए भाई के घर आना धीरे धीरे कम कर देती थी, पर माँ बाप की चिंता उसे खींच लाती थी। अगले रोज़ जब रिया जगी तो देखी विमला जी झाड़ू लगा रही थी और वही किरण पैरों में नेल पॉलिश लगा रही थी और विमला जी से कह रही थी, आपकी बेटी को तो घर के कामकाज करने का पूरा एक्सपीरियंस होगा, आज का काम उसे करवा लेती। चलो छोड़ो, बस आप इतना याद रखो, बेटा इतना कमाने लगा है तो उन पैसों को देकर अपनी हैसियत मत भूलना। झाड़ू करके फिर फटाफट मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाइए, मुझे ऑफिस भी जाना है। और हाँ याद रखिए, खबरदार जो काम वाले के लिए अपने बेटे को उकसाया है
तो काम वाली के महीने का पैसा क्या तुम्हारा पति या तुम्हारी बेटी नहीं देगी? तो जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना रिया के मुंह से चीख निकल गई। वरना क्या भाभी, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? अगर माँ बाबूजी का यहाँ रहना आपको पसंद नहीं तो भाई से कहना था, क्यों बुलाया इनको? यहाँ किरण हड़बड़ाकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, अरे रिया, अपने घर का काम करने में क्या शर्म? रिया बोली, तो आप कर लो, आप भूल नहीं है, अगर पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार होता है तो बेटे की संपत्ति में भी उसके माता पिता का अधिकार होता है। उस हिसाब से यह घर इनका भी हुआ। क्यों रिया, कुछ और कहती है? इससे पहले विमला जी ने उसे रोक लिया और बोली, बेटा जो जैसे चल रहा है चलने दो, बस तुम्हारे बाबूजी का इलाज हो जाए, फिर मैं यहाँ से अपने आप चली जाऊँगी। सच कहा है, किसी ने पिता का घर बेटी का होता है, पर बेटी का घर। तुम किरण की बातों का बुरा मत मानो, देखना एक दिन बहू को सब समझ में आ जाएगा। रिया बोली, माँ न जाने वह दिन कब आएगा और कब भाभी को अपनी भूल का एहसास होगा, कब वो आपको इस घर की नौकरानी न समझकर अपनी सास या माँ समझेगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी कमरे में जाकर अपना दुख सुख बांटने लगे। समय बीता, अमर और किरण की एनिवर्सरी आई। बहुत सारे मेहमान आए थे। रिया के पति संजय भी बधाई देने के लिए परिवार के साथ आए और किरण के परिवार से भी सभी लोग जमा हुए। इधर आनंद बाबू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो वो अपने कमरे में ही ज़्यादा रहते थे और रोज़ भगवान से मांगते थे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर चली जाए। अब रिया वही थी, तो भाई की खुशी में शामिल होने के लिए वो घर को सजा रही थी। तभी किरण वहाँ आए और बोली, यह क्या कर रही है? किरण की टोकने पर रिया के हाथ वहीं रुक गए और वो बोली, भाभी आज इतना शुभ दिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो मैंने सोचा शुरुआत घर के दरवाजे से करती हूँ। और फिर ये तोरण बहुत शुभ होता है, इन्हें दरवाजे पे लगाया जाता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। किरण मुँह चमकाते हुए बोली, मैं नहीं मानती इन सब ठकोसलों को, आप दरवाजे पर यह सब ओल्ड फैशन चीज़ नहीं लगाइए, समझिए। भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। और जहाँ तक घर में सुख शांति की बात है तो वह आप लोग चाहेंगे तभी बना रहेगा। बहू की बातों से वहाँ विमला जी दुखी हुई, वहीं रिया भी बहुत हैरान हुई। फिर भी सबके सामने मुस्कुराते हुए अपने घर वालों के पास जाकर खड़ी हो गई। किरण ताना मारते हुए बोली, ननद रानी, आपको जो करना था अपने मायके में आप कर चुकी हैं। इस घर में बिना मुझसे पूछे एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। क्यों मम्मी से सही कह रही हूँ ना? आपकी बेटी को आप समझाइए या मैं समझाऊं? बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर विमला जी को डराने की कोशिश की तो रिया आगे बढ़कर बोली, नहीं, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। कहते कि रिया की आंखें आंसू से भर आई। उसने अपने पति संजय की तरफ देखा तो संजय ने इशारे में चुप रहने को बोला। आज तक जो बात घर के चार दीवारी के अंदर थी, आज बाहरी लोगों के सामने आ गई और सब कानाफूसी करने लगे। जब यह बात अमर को पता चली तो दोनों पति पत्नी वहीं रिश्तेदारों के सामने लड़ पड़े। यह देख कर रिया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर किरण ने उस पर भी फिर से इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई ना आपके कलेजे को ठंडक, मेरे घर की शांति भंग करके आपने मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा ना। एक तो आपकी बीमार माँ बाप को अपने साथ रख रही हूँ, फिर आप क्या लेने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं? बेवजह मेरा जीना दुर्भर करके रखा है। इतना कुछ सुनने के बाद संजय रिया को लेकर घर चलने को कहा तो विमला जी हाथ जोड़कर बहू की तरफ से माफ़ी मांगने लगे। संजय अपनी सास का हाथ पकड़कर बोले, नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? अब घर की बहू भी समझदारी से काम न ले तो साथ कितना रिश्तों को बचाएंगे। पर मैं तो यही कहूँगा कि बाबूजी को ले जाकर आप घर पे ही इलाज करवाइए और कुछ नहीं तो हमारे घर पे चलिए। हमारे घर पर बड़े बुजुर्गों की बहुत ज़रूरत है, आपको माता पिता से कम नहीं समझेंगे। जब बेटा भी इज्जत आपकी संभाल नहीं पा रहा है तो आप क्यों इस घर में रहती हैं? तभी वहाँ किरण आई और बोली, नंदोई जी, आपको हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी करने का हक किसने दिया? यहाँ आने के लिए परमिशन क्यों दे दी? आप तो सर पे चढ़ने लगे। अपनी रिया को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से, यही आपके लिए अच्छा होगा।
किरण का इतना कहना फिर आनंद बाबू और विमला जी के सब्र का बांध टूट गया। विमला जी आगे बढ़ी और किरण के गाल पे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, बेशरम औरत, ना तो तू अपने माँ बाप की इज्जत करती है न सास ससुर की, अब तू हमारे दिमाग में लाछन लगाने लगी, इसकी वजह से बेइज्जती करने लगी। यह अधिकार तुझे किसने दिया? जिस दिन हम अपने घर अपने आप पर आ जाएंगे तुम्हारी सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। इस घर में जो इतने शान से रह रही है, क्या कभी तुमने अपने पति से पूछा यह घर किसके दम पे उसने खरीदा है? इस घर में सारे पैसे मेरे पति के लगे हैं, तो अमर, आज के आज हमारे दिए गए सारे पैसे तू वापस कर या फिर इस घर को बाहर निकल जा। हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, पर इस घर में तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। अमर इधर उधर देखने लगा और माँ को समझाने की कोशिश करने लगा। तभी आनंद जी सामने आए बोले, अब समझाओ और समझने का समय बीत चुका है। तुम इस लायक नहीं कि हमारे छत्र छाया के नीचे रह सको। हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, गांव में जाकर अपना इलाज करवा लेंगे। डॉक्टर से मैं बात कर लूँ, वो दवाइयाँ यहाँ से भेज देगा, पर इस घर में अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे। और इस घर में अब हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। हमारी सारी संपत्ति हम दान में दे देंगे, पर तुम जैसे नालायक बेटी बहू को कुछ भी नहीं देंगे। सुन लीजिए आप लोग, आप उनके माता पिता हैं, पर आपकी बेटी ने तो कभी हमारी इज्जत ना की, हमें 2 वक्त का खाना ढंग से नहीं दिया था, क्यों दे हम अपनी संपत्ति? बेटी के घर पर क्या माँ बाप का अधिकार नहीं होता? अगर ऐसा है तो अपने पैसों से अपना घर बनवाए। चलो विमला, हम चलते हैं। रिया, तुम भी जाओ अपने घर, कल हम भी यहाँ से चले जाएंगे और लौट कर यहाँ मत आना। होगा तो अपने मायके आना। और अपने पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा तो आनंद जी ने एक जोर का थप्पड़ उसे लगा दिया और बोली, क्यों? मेरे पैसे से तू मेरा इलाज करवाता है? तो अपना इलाज तो मैं गांव से भी बैठकर करवा सकता हूँ। संभालो अपनी बिगड़ी हुई बीवी को और रहो जहाँ रहना है, पर मेरे घर से निकलो और खाली करो, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। क्योंकि घर जब तुम लेने गए थे तो उस घर पर मेरे ही दस्तखत करवाए थे तुमने, ताकि टैक्स नहीं भरना पड़े। तो उस हिसाब से मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने होंगे। चलो, इतना कहते हुए आनंद जी ने विमला जी का हाथ पकड़ा और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। अगले ही दिन दामाद ने ससुर का टिकट करवाया और इज्जत के साथ रेलगाड़ी में बैठा दिया। दोनों खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे। इधर अमर और रिया होना चाहते हुए भी वो घर खाली करना पड़ा, क्योंकि संजय की जान पहचान के वकील को आनंद जी ने सब कुछ देखने का जिम्मा जो सौंप दिया था। मगर फिर वो दिन आया जब अपने गुरूर को का बक्सा किरण को अपने लेकर उस घर को खाली करना पड़ा। फिर क्या था, दर दर भटकना पड़ा। माँ बाप ने भी शरण नहीं दिया। यह कहकर कि जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, उनकी इज्जत नहीं कर सकती, वो हमारे घर में रहने लायक नहीं है। तुम्हारी इतनी हरकतों की वजह से हमारी बहू भी हमसे नाराज रहती है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसे वो नहीं है, तो हमसे अब कोई उम्मीद मत रखना। जो बोओगी वही तो काटना पड़ेगा। अब रिया भी माँ बाप से मिलने के लिए मायके अपने बच्चों और परिवार के साथ आती जाती थी। उसने भी अपने भाई भाभी से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रिश्ते नहीं बनते हैं। और जो भाई माँ बाप को अपने घर में नहीं रख सके, वो बहन और नंद का जो क्या इज्जत देंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में